हार्ट अटैक में सबसे पहले जो समझ में आता है कि बाएं तरफ सीने के ऊपर ऐसा लगेगा कि कोई पकड़ रहा है, अच्छा। ऐसे करके पकड़ रहा है, दबा रहा है, ऐसे करके लगेगा। फिर वही दर्द आपके बाएं हाथ की तरफ जाएगा, आपके जबड़े की तरफ जाएगा, आपके पीठ की तरफ भी जा सकता है। अगर मान लीजिए आपके घर में कोई बुजुर्ग अचानक से मुंह टेढ़ा होना शुरू हो जाए, बात कर रहा है तो जीभ लड़खड़ानी शुरू हो जाए, एक तरफ का हाथ पैर उठना बंद हो जाए, हम्म। तो आपको ये पकड़ लेना पड़ेगा कि ये स्ट्रोक की तरफ जा सकता है। यहाँ पे एक मैंने आदत जो देखी है कि खाने के ऊपर कच्चा नमक देकर खाने की, हम्म। वो चीज बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। हम्म। तो अगर आप ये दोनों चीजें अपनी रोजमर्रा के खाने में कम रखते हैं तो आपका प्रेशर और शुगर, ये दोनों बीमारियां होने से बहुत ही मुक्ति मिलेगा। उनको ये जो बड़े डॉक्टर्स जो आ रहे हैं हमारे इस्लामपुर पोठिया के पेशेंट्स को कोई विजिट नहीं देना पड़ता है कैंसर रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है साइकोलॉजिकल बातचीत पॉडकास्ट में। सदाम, बहुत बहुत धन्यवाद इस निमंत्रण के लिए। एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आपके साथ मेरा शायद 3-4 साल पहले से आप जान पहचान हाँ, है, बिल्कुल सर। और आज आपको इस जगह पे देख के मेरे को बहुत खुशी हो रही है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर थैंक एज यू। वेल। सबसे पहले सर बात करना चाहेंगे हमारे इलाके को लेकर। आपके नज़रिए से हमारे इलाके यानी इस्लामपुर पुठिया और आसपास के सभी इलाके को लेकर, हेल्थ केयर को लेकर, सभी इलाके के हेल्थ केयर को लेकर क्या चीज़ें बुरी हैं, क्या अच्छी हैं और किन चीज़ों में सुधार की बहुत सख्त ज़रूरत है? इस्लामपुर पोठिया, क्योंकि ये बॉर्डर संलग्न एरिया है, हाँ। पहले मैं अच्छी बातों से शुरू करता हूँ। सबसे बढ़िया बात है कि यहाँ के लोग हम्म। जो बहुत ही मेहनती है और बहुत ही कम्युनिटी वाइज बहुत ज़्यादा एकत्रित है। हम्म। अगर किसी भी पाड़ा में, किसी भी गांव में अगर एक इंसान अगर बीमार पड़ता है तो हम्म। पूरा गांव उठ के लग जाता है उसकी मदद करने के लिए। हम्म। ये बड़े शहरों में नहीं दिखता है। सही लोग बात है। बहुत मेहनती है। लोग सुबह 4:30 बजे उठ के मेहनत करना शुरू करते हैं, रात को 7:30-8 बजे तक मेहनत चलता है उनका। हम्म। तो ये रही हमारे इस्लामपुर कोठिया संलग्न संलग्न जो एरिया है, इनकी अच्छी बात है। जो खराब बात है वो है हमारा भौगोलिक स्थिति। हम्म। हम तीन दो तरफ से दूसरे देशों से घिरे हुए घिरे हैं। हुए हैं। बिल्कुल। सब कुछ बहुत दूर है। हम्म। अगर एक गांव का आदमी अगर आज इस्लामपुर में अपना चिकित्सा के लिए जाना चाहता है, हम्म। उसको बहुत टाइम लगेगा हम्म। वहां तक पहुंचने के लिए, या एक बेसिक एक हेल्थ केयर अचीव करने के लिए। हम्म। उसके साथ अभी जैसे बारिश का मौसम चल रहा है, इसमें तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है बिल्कुल एक बहुत। पेशेंट को डॉक्टर के पास पहुंचना। हम्म। भूगोल को तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन कोशिश कर सकते हैं कि पेशेंट के जितने नजदीक आ सके। हम्म। और वो नजदीक आने का सबसे बढ़िया माध्यम ये डिजिटल दुनिया ही है। बिल्कुल। और कोशिश यही रहेगी कि हमारे पेशेंट हमें देख सके, सिर्फ बीमार होने पर ही ना मिले, हम्म। हम्म। हमेशा देख सके हम लोग को। और जहाँ पे हम सुधार कर सकते हैं वो हम्म। यही है कि हमें जागरूकता बढ़ानी है। ठीक है। जागरूकता इसलिए क्योंकि इस्लामपुर जैसा जो एरिया है जहाँ पे लिटरेसी रेट थोड़ा सा कम है बड़े शहरों के मुकाबले, बिल्कुल। वहाँ पे हम जितना नॉर्मल जो गांव का इंसान है उसको जितना अच्छे से समझा सके कि हाँ ये एक बीमारी है, हाँ हमें पता है कि इसका इलाज क्या है, तो हम्म। शायद वो पेशेंट पहले अपने गांव के डॉक्टर को नहीं दिखाएगा, हम्म। किसी ओझा तांत्रिक पीर बाबा को नहीं दिखाएगा। शायद उसके लिए वो डायरेक्ट एक डॉक्टर के पास आके अपनी समस्या बोल पाएगा। हम्म। कोशिश यही रहेगी कि लोगों में जागरूकता बढ़े, लोग समझे कि हाँ ये बीमारी हो सकती है, इसका इलाज ये रहेगा। एक और जगह जहाँ पे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं वो है सुपर स्पेशलिटी। हम्म। इस्लामपुर में बाकी जगहों की तरह हार्ट के भी पेशेंट है, नर्व हम्म। के भी पेशेंट है, हर एक चीज के पेशेंट है। लेकिन हमारे पास अभी भी एक परमानेंट, या बोल सकते हैं कि जो लोग आए बड़े शहरों से, बड़े डॉक्टर्स जो इनमें एक्सपर्ट है, जो हम्म। एमसीएच करे हुए हैं, डीएम करे हुए हैं, हम्म। उन डॉक्टर्स की अभी भी इस्लामपुर में कमी है। तो अगर कोई चीज बहुत बेहतर हो सकती है जिसके ऊपर हम भी खुद भी काम कर रहे हैं, हम्म। वो है कि सुपर स्पेशलिटी कवरेज इस्लामपुर को मिलना चाहिए। बहुत सख्त जरूरत है। बहुत सख्त जरूरत है। आप एक पेन एंड
क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं। आपको रोज़ाना कई इमरजेंसी केसेस देखने को मिलते होंगे। हमारी ऑडियंस को आप इमरजेंसी केयर, ब्रेन हेल्थ और स्ट्रोक अवेयरनेस जैसी बीमारियों की बुनियादी बातें बताइए जिसे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। राइट। क्रिटिकल केयर में हमेशा ही स्ट्रोक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ रहा है, हम्म, चाहे वो ब्रेन में हो या जिसे बोलते हैं हार्ट में हो, जिसे हम हार्ट अटैक के नाम से भी जानते हैं। हम्म, अब ये जो दो बीमारियां हैं, जो ब्रेन स्ट्रोक हो गया और हार्ट अटैक हो गया, ये हम्म, इंसान को ज़्यादा समय नहीं देता है। हम लोगों को एक और चीज़ जानना पड़ेगा कि इस्लामपुर में अभी भी न्यूरोलॉजी और कार्डियोलॉजी में हम्म, कोई इमरजेंसी क्रिटिकल केयर फैसिलिटी है नहीं अभी बिल्कुल। तक। तो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि हम्म, अगर ऐसा कोई पेशेंट रहता है हम्म, तो यहाँ पे डॉक्टर्स जितनी भी मेहनत कर ले, उसका अच्छे इलाज के लिए और उसका सटीक इलाज के लिए रेफरल बहुत ज़रूरी है, और शिलीगुड़ी के लिए ही है। हम्म, अब ये पूरा ही खेल समय का है। हम्म, क्रिटिकल पेशेंट अगर ब्रेन स्ट्रोक लेकर आता है, कैसे पता चलेगा कि वो ब्रेन स्ट्रोक है? वो इंसान घर में कैसे पता करेगा कि ये ब्रेन स्ट्रोक है? हम्म, पहले जब भी स्ट्रोक होता था, लोग देखते थे कि इंसान बेहोश हो गया अचानक से, हम्म, एक तरफ का हाथ पैर काम करना बंद कर गया, मुंह टेढ़ा हो गया। हम्म, पहले लोग बोलते थे हवा लग गई। पहले लोग जाते थे गांव के डॉक्टर के पास, ओझा हम्म, के पास, तांत्रिक के पास जाते थे कि भाई ठीक कर दो, हवा लगे। हम्म, आज हमें पता है कि ये हवा नहीं है। आज हमें पता है कि ये एक स्ट्रोक है। स्ट्रोक है। और ये देखना भी एक साधारण इंसान भी देख सकता है कि हाँ, इसका मुंह टेढ़ा हो रहा है, हम्म, हाँ, इसका हाथ पैर काम नहीं कर रहा है। हम्म, और हाँ, ये भी पता है कि इसका इलाज अगर सटीक होना है हम्म, तो हमें किसी बड़े जगह जाना ही पड़ेगा, जो यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। हम्म, 70 किलोमीटर जाने में लगभग 60 मिनट तो लगेगा ही, चाहे बिल्कुल। कितना भी तेज जाए। हम्म, और इस पेशेंट को बचाने के लिए लगेगा 90 मिनट। हम्म, तो 90 मिनट में से 60 मिनट सिर्फ रास्ते में जाने वाला है। हम्म, तो घर में सोच विचार करने की जगह पे अगर हम लोग एक सिद्धांत बना ले कि हाँ, ये स्ट्रोक लग रहा है, हमें इमीडिएटली लेकर जाना ही पड़ेगा, हम्म, तो जितना जल्दी आप पेशेंट को एक न्यूरो फैसिलिटी या एक कार्डियो फैसिलिटी, कैथ लैब फैसिलिटी जहाँ पे है वहाँ पे ले जा पाएंगे, उतना ही उस पेशेंट का मोर्टेलिटी का रेट या मृत्यु का रेट कम हो कम हो जाएगा। जाएगा। बिल्कुल। सर, सिम्टम्स के बारे में बता दीजिए। बिल्कुल। हार्ट अटैक में सबसे पहले जो समझ में आता है कि बाएं तरफ सीने के ऊपर ऐसा लगेगा कि कोई पकड़ रहा है, अच्छा। ऐसे करके पकड़ रहा है, दबा रहा है, ऐसे करके लगेगा। फिर वही दर्द आपके बाएं हाथ की तरफ जाएगा, आपके जबड़े की तरफ जाएगा, आपके पीठ की तरफ भी जा सकता है। अगर वैसे तो मैं हमेशा पेशेंट को बोलता हूँ कि अगर आपको बाएं तरफ सीने में दर्द हो रहा है हम्म, तो गेस मत कीजिए कि क्या है, गैस भी तो हो सकता है, ये मत कीजिए। हम्म, जितना जल्दी हो सके ईसीजी कराइए। लेकिन आजकल हमारे गांव गांव में ईसीजी की फैसिलिटी अवेलेबल है। हम्म, आज अगर किसी भी पेशेंट को सीने में दर्द होता है, हम्म, उसको गेस करने की जरूरत है ही नहीं कि ये गैस की वजह से है या इसे हार्ट अटैक हुआ है। हम्म, वो जाएगा, जितना जल्दी हो सके ईसीजी कराएगा। ईसीजी में अगर हार्ट अटैक निकलता है, हम्म, फिर उसको तुरंत ही एक कैथ लैब वाली फैसिलिटी में जाना पड़ेगा। हम्म, दूसरी तरफ अगर मान लीजिए आपके घर में कोई बुजुर्ग अचानक से मुंह टेढ़ा होना शुरू हो जाए, बात कर रहा है तो जीभ लड़खड़ानी शुरू हो जाए, एक तरफ का हाथ पैर उठना बंद हो जाए, हम्म, तो आपको ये पकड़ लेना पड़ेगा कि ये स्ट्रोक की तरफ जा सकता है। अच्छा। आजकल इस्लामपुर में सीटी स्कैन की फैसिलिटी अवेलेबल है। हम्म, चाहे किसी भी कारण से हो, चाहे वो पेशेंट ठीक भी हो जाए कि पैर नहीं उठ नहीं रहा था, अब उठ रहा है, हम्म, लेकिन फिर भी उस पेशेंट का सीटी स्कैन करना बहुत ज़रूरी है। अगर सीटी स्कैन में स्ट्रोक अगर दिखता है हम्म, तो उस पेशेंट को जितना जल्दी हो सके न्यूरो फैसिलिटी लेकर जाना ही पड़ेगा। हम्म, तो ये जो ब्रेन स्ट्रोक है और ये हार्ट अटैक है, हम्म, दोनों इमरजेंसी लग रहा है, लेकिन कारण लगभग एक ही है। अच्छा। हमारे खून के अंदर, हमारे खून में जो रेड ब्लड सेल होता है, हम्म, वो क्लम्प करके एक जॉट जैसा बनाता है, एक क्लॉट हाँ, बनता है। हम्म, अब क्या होता है कि जितना हमारा हार्ट पंप करता है, वो क्लॉट घूमते रहता है, पूरे शरीर में घूमते रहता है। हम्म, और हमारे ब्लड वेसल्स
बड़े भी ब्लड वेसल्स हैं, और जो एकदम टिश्यूज को सप्लाई करते हैं वो एकदम बारीक खून की नालियां होती हैं। हम्म अगर उन बारीक खून की नालियों में अगर वो क्लॉट फंस गया तो वो जगह पे खून और ऑक्सीजन और खाना नहीं पहुंचेगा। अच्छा। अगर खाना नहीं पहुंचेगा तो उस जगह की मांसपेशियां, उस जगह का ब्रेन हम्म ना खाना मिलने से ना ऑक्सीजन मिलने से दम घुट के मर जाए। अच्छा। और उसी चीज को बोलते हैं स्ट्रोक। स्ट्रोक। अगर वो हार्ट में जाके हार्ट की खून की नालियां को रोक दे तो हो जाएगा हार्ट अटैक। हम्म और अगर ब्रेन की नाजुक खून की नालियों में खून रोक दे तो हो जाएगा ब्रेन स्ट्रोक। हम्म। अब इन दोनों के होने की वजह क्या है सर? देखिए, ये जो स्ट्रोक जो है एक इमरजेंसी, एक क्रिटिकल केयर एक दिन में नहीं पनपती है। इसको हमारा हर एक डिसीजन, हम्म हर एक लाइफस्टाइल डिसीजन इसकी तरफ इसे धकेलता है। हम्म इसी को ही बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीजेस। अच्छा। क्योंकि जितना कारण इनका जेनेटिक्स पे है, हम्म उससे ज्यादा कारण एक इंसान क्या क्या करता है अपनी जिंदगी में। अगर वो ज्यादा फैटी फूड खा रहा है, हम्म अगर वो कम चल रहा है, अगर वो सिर्फ लेटा हुआ है, तो उसमें ये क्लॉट बनने का चांस ज्यादा रहता है। ज्यादा है। जिसमें भी क्लॉट बनने का चांस ज्यादा रहेगा, हम्म उसमें ये हार्ट अटैक का चांस और स्ट्रोक का चांस भी बढ़ेगा। आजकल लाइफस्टाइल डिसीज बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसी कौन सी आसान चीजें हैं, सिंपल चीजें हैं, जिन्हें कर कर लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है और ये आगे चलकर बीमार पड़ने से बच सके? ऐसी कौन सी आदतें हैं, चीजें हैं? देखिए, लाइफस्टाइल डिजीजेस आज की दुनिया में एक सच्चाई है। हाँ। ये आजकल कोई अमीरों की बीमारियां नहीं है, ये गरीब से गरीब को होती है और हम्म गांव में ये फैली हुई है। हम्म जैसे मान लीजिए हमारी डायबिटीज की बीमारी, हम्म शुगर की बीमारी जिसे हम बोलते हम्म, हैं, प्रेशर की बीमारी, हार्ट की बीमारी, ये आजकल गांव गांव में फैली हुई है। बिल्कुल। लेकिन इसको रोकने का 3 बहुत सरल तरीके भी है, जो सिर्फ सरल ही नहीं, मुफ्त भी है। अच्छा। सबसे पहली चीज है कि घर के खाने में हम्म नमक और चीनी दोनों ही थोड़ा कम रखें। यहाँ पे एक मैंने आदत जो देखी है कि खाने के ऊपर कच्चा नमक देकर खाने की, हम्म वो चीज बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। अच्छा। लेकिन पहली जो मैं चीज बोलूंगा वो यही है कि आपके घर में जो भी खाना बनता है उसमें नमक और चीनी थोड़ा कम रखें। हम्म आज हम सबको पता है कि नमक एक मूल कारण है हाई ब्लड प्रेशर होने का, और चीनी एक बहुत ही बड़ा कारण है डायबिटीज होने का या शुगर की बीमारी होने का। हम्म तो अगर आप ये दोनों चीजें अपनी रोजमर्रा के खाने में कम रखते हैं तो आपका प्रेशर और शुगर, ये दोनों बीमारियां होने से बहुत ही मुक्ति मिलेगा। हम्म दूसरी जो चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आपका बैठे रहने का काम है तो आप अपने आप से ये एक प्रॉमिस कीजिए कि आप सुबह या शाम 1 घंटा आप आगे पीछे वॉक करेंगे, रनिंग कर सकते हैं, लाइट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। हम्म लेकिन कुछ कीजिए जिससे आपके सारे बॉडी के मसल्स एक्टिवेट हो और वो अपना काम ढंग से कर सके। अगर आप भारी काम करते हैं, जैसे मान लीजिए जो मजदूर इंसान है जो भारी काम करता है, हम्म उनके लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि सुबह या शाम कभी भी 15 मिनट सिर्फ फिजियोथेरेपी कीजिए। अब आप बोलेंगे फिजियोथेरेपी तो पॉसिबल नहीं है, हम्म लेकिन है, बिल्कुल है। आज आप ओके। यूट्यूब में जाके अगर आप सिर्फ 2 चीजें बोलेंगे कि गर्दन की एक्सरसाइज हम्म और कमर की एक्सरसाइज, हम्म तो दुनिया के सबसे बढ़िया से बढ़िया लोग अपने वीडियोस में आपको फ्री में दिखा देंगे कि क्या करना है क्या क्या करना? नहीं करना है। किसी की भी वीडियो उठा लीजिए, हम्म सिर्फ यूट्यूब में सर्च करना है गर्दन की एक्सरसाइज और कमर की एक्सरसाइज। आप देखेंगे आपकी जो कमर की जो स्ट्रेंथ है वो मेंटेन रहेगी, हम्म चोट लगने की जो गुंजाइश है वो कम हो जाएगी। और अगर आप पहले 10 किलो का काम करते थे, अब धीरे धीरे देखेंगे कि आप 12 किलो का भी काम कर पा रहे हैं। हम्म और तीसरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे हिसाब से वो है नींद। हम्म आजकल डिजिटल जमाने में फोन के आने के बाद हमारी नींद पे बहुत बड़ा असर पड़ा है। बिल्कुल। हम लोग नहीं सोते हैं, हम लोग रात भर मोबाइल करते हैं। हम्म इसमें इसमें छुपाने की कोई बात नहीं, हम सभी करते हैं।
एज अ डॉक्टर हम लोग भी जैसे करते हैं, मरीज भी वैसे ही करता है। हम्म, लेकिन नींद की अहमियत समझनी पड़ेगी। जैसे हम जानते हैं कि दिन में कितने घंटे सोना होता है, दिन में। डॉक्टर्स बोलते हैं कितना घंटे, 8 घंटे। हम्म। 8 घंटे बोलते हैं कि सोना, जो है दिन का तिहाई। हम्म। लोग डॉक्टर्स यही बोलते हैं, कोई भी नॉर्मल इंसान बोलता है, आप खुद भी कोशिश कीजिएगा कि अगर आप 8 घंटे सोते हैं तो आप दिन के बाकी 16 घंटे अच्छे से काम कर पाएंगे। बिल्कुल। और अगर आप 8 घंटे नहीं सोएंगे तो आप दिन के बाकी 16 घंटे भी काम नहीं कर पाएंगे। अब जो पते की बात यह है कि एक इंसान जीता है लगभग 75 साल। हम्म। तो अगर मतलब दिन का एक तिहाई वो सो रहा है, मतलब अपनी जिंदगी का एक तिहाई भी वो सो ही रहा है। तो आप इमेजिन कीजिए, एक 75 साल की उम्र में हम्म। आपने 25 साल सिर्फ सोए ही हैं। तो अगर आप 25 साल अच्छे से नहीं सो पा रहे हैं हम्म। तो आप बाकी के 50 साल जब आप जगे हुए आप कैसे मेहनत कर पाए। बात सही है। तो मैं नींद को लेके बहुत ही ज्यादा फोकस करता हूँ हम्म। कि एक इंसान अगर सो पाए, अच्छे से सो पाए, तो उसका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होता है। वो पहले अगर थोड़ा बहुत काम कर पाता था, वो उससे 20-30% ज्यादा अच्छा काम कर पाएगा। हम्म। तो ये 3 चीजें मेरे को लगता है कि ना ही कोई मुश्किल चीजें हैं, सरल चीजें हैं, बल्कि मुफ्त भी है। बिल्कुल। तो अगर आप ये कर सकते हैं तो दुनिया की बड़ी से बड़ी और महंगी से महंगी दवाई से ज्यादा असर ये 3 चीजें आपको करके देंगी। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर आते हैं, मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस। जैसे कि हमारे इलाके में जॉन्टिस झाड़ना, दुआ तावीज़ करना, हवा लगना जैसी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा यकीन किया जाता है। आप एक डॉक्टर होने के नाते इन चीज़ों को कैसे देखते हैं, और इन अंधविश्वास वाली चीज़ों को कैसे एक पेशेंट को समझाते हैं? देखिए, ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, हाँ। लेकिन मैं कभी किसी की आस्था या विश्वास पे मजाक नहीं उड़ाता हूँ। हम्म। जब कोई इंसान परेशान होता है या जब कोई अपना दर्द में होता है, हम्म। तब वो हर दरवाजा खटखटाता है। बिल्कुल। वो ये नहीं देखेगा कि चलो मैं यही करूंगा या ये, वो सब करेगा। हम्म। मेरे को ये भी पता है कि यहाँ पे क्योंकि जागरूकता की थोड़ी सी कमी है, इसलिए शायद इन सब चीजों में विश्वास ज्यादा है। हम्म। लेकिन आज आज के जमाने में जो पहले हम नहीं समझ पाते थे, जिसकी वजह से ये झाड़ना या ताबीज देना आया था, आज हमें बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं। हम्म। जैसे मान लीजिए, जैसे हवा लगना, आज हम जानते हैं कि ये मिर्की है, इसको मिर्की बोलते हैं। हम्म। इसका एक इलाज है जिससे इंसान ठीक हो जाता है। जॉन्डिस आज हम जानते हैं कि एक लिवर की बीमारी है, हम्म। खराब पानी की वजह से होता है, इन्फेक्शन की वजह से होता है, आज हम ये जानते हैं। हम्म। लेकिन मैं फिर भी, जब भी मेरे पेशेंट बोलते हैं कि सर आपकी दवाई तो खाएंगे, झाड़ सकते हैं क्या, मैं उन्हें मना नहीं करता हूँ। मैं उन्हें यही बोलता हूँ कि आप बिल्कुल, आपका जो आस्था आपको रखते हैं आप वो करिए, हम्म। जो आप विश्वास रखते हैं आप करिए, लेकिन सिर्फ दवाइयाँ भी लेते रहिएगा। अगर दवा और दुआ हम्म। दोनों अगर एक साथ काम करे तो इंसान स्वस्थ हो हो ही ही जाएगा। जाता है। गरीब लोगों के लिए दवाइयों का बोझ एक बहुत बड़ा बोझ है। अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ब्रांडेड मेडिसिन और जेनेरिक मेडिसिन, ब्रांडेड मेडिसिन काफ़ी महंगी होती है और जेनेरिक सस्ती होती है। कंफ्यूजन होता है लोगों में कि इससे फ़ायदा नहीं होता होगा। तो आप एक डॉक्टर होने के नाते आपको आप क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को? देखिए, जितना मैं अभी तक समझ पाया हूँ इतने साल प्रैक्टिस करने के बाद, ब्रांडेड भी मैंने दवाइयाँ दे रखी है, मैंने जेनरिक भी, हॉस्पिटल में जब मैं था तो मैंने दवाइयाँ जेनरिक भी दे रखी है। ब्रांडेड दवाइयाँ क्यों महंगी होती है? क्योंकि उनके रिसर्च में बहुत समय और बहुत एक्सपर्ट्स की मेहनत लगी रहती है। वो लोग का एक मार्केटिंग रहता है, जो हम्म। प्रचार वो लोग करते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, उनका भी खर्चा निकालना होता है। वो तो एक है ही, हम्म। ठीक, वो तो हम सभी जानते हैं, ये सब चीजें हैं। बात करते हैं कि और क्या क्या रीजन है कि एक आजकल के हमारे लोगों को एक चीज आ गया है कि ब्रांडेड दवाइयाँ महंगी होती है, ज्यादा दिन ले नहीं पाएंगे, और लेकिन जेनरिक दवा काम नहीं करती है। हाँ। तो ये दोनों का ही आंसर एक ही जगह पे है। अब कभी एक कैलपॉल 500 या पैरासीटामोल 500 टैबलेट
किसी सुनार के दुकान में मपवाइएगा, उस पैकेट में लिखा हुआ है 500 मिलीग्राम पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम, लेकिन जब भी आप कांटे पे मपवाएंगे वो 650 700 मिलीग्राम आएगा। तो ये बाकी का 150 200 मिलीग्राम क्या है? ये 150 200 मिलीग्राम में ही असली राज छिपा है। अच्छा। जो ब्रांडेड दवाई है वो भी वही दवा दे रहा है जो जेनेरिक दवाई दे रहा है। लेकिन एक दवाई को आपके शरीर में असर करने के लिए आपके निगलने में सुविधा होनी चाहिए, निगलने के बाद वो दवाई पेट में जाके टूट जानी चाहिए और अच्छे से वो खून में मिल जानी चाहिए। हाँ। अगर वो पेट में नहीं घुल रही है तो वो दवाई काम नहीं करेगी। अगर वो खून में नहीं जा पा रही है तो वो दवाई काम नहीं करेगी। अगर वो दवाई खून में जाके अगर हर एक टिश्यू जहाँ पे जरूरत है काम नहीं कर पा रही है तो दवाई काम नहीं करेगी। यहीं पर ही वो बाकी जो 150 200 मिलीग्राम जो है उसका काम आता है। इन चीजों को बोलते हैं एक्सीपिएंट्स। अच्छा। ये यूजुअली बाइंडर्स होते हैं, जैसे स्टार्च हो गया, ये दवाई को जोड़ के रखती है। जब वो पैकेजिंग में होती है ताकि वो बिखर ना जाए, वो जोड़ के रखती है, लेकिन उसका क्वालिटी इतना ही अच्छा होना चाहिए कि आपके पेट में जाके वो पूरे दवाई को फैला दे। फर्क उधर ही पड़ जाता है ब्रांडेड एंड जेनरिक में कि जो ब्रांडेड दवाइयाँ है वो हाई क्वालिटी फिलर्स, हाई क्वालिटी एक्सीपिएंट्स यूज करती हैं, जिसका असर शायद सेम होगा जेनरिक दवाइयों से, लेकिन उसका जितना परसेंट दवाई खून में जाके मिलता है वो ज्यादा रहेगा। अच्छा। जेनेरिक दवाइयों का क्योंकि वो मार्केटिंग प्रचार में कोई खर्चा नहीं होता है तो वो तो सस्ते होते ही हैं, लेकिन जिन पैकेजिंग होती है, पैकेजिंग के अंदर जो इनका एक्सीपिएंट्स होता है या जो फिलर्स होते हैं, जो बाइंडर्स होते हैं, वो ये नॉर्मल रखते हैं। अच्छा। उससे क्या होता है कि काम तो एक ही करना चाहिए क्योंकि दवाई उसके अंदर पैरासीटामोल 500 ही है, लेकिन उस पैरासीटामोल 500 को खून तक पहुंचाने के लिए जो जो चीजें लगती हैं उनमें दवाई के दामों का फर्क पड़ जाता है और उसी चीज में दवाई के असर का भी फर्क पड़ जाता है। अच्छा। क्या सर जेनरिक मेडिसिन और जो ब्रांडेड मेडिसिन में कुछ मेडिसिन में ऐसा भी होता है ना कि पेटेंट होता है उनका ब्रांड में, और वो जेनरिक में अवेलेबल नहीं होती होंगी, 20 साल बाद पेटेंट जब खत्म होता है तब जाके वो जेनरिक में अवेलेबल होती है, ऐसा होता है क्या? ऐसा बिल्कुल था, लेकिन सरकार द्वारा वो चीजें भी प्राइस कंट्रोल रहती है। अच्छा। जिससे कि कोई प्राइवेट कंपनी कोई भी दवाई का दाम जिस दवाई की बहुत ज्यादा जरूरत है, जैसे इंसुलिन, आप बाहरी देशों में देखिए जो इंसुलिन हमारे देश में हर 4 इंसान में 1 इंसान लेता है, इंसुलिन का दाम कितना और बाहरी देशों में इंसुलिन का दाम कितना है, वो इसी वजह से है क्योंकि हमारे देश में कभी किसी कंपनी को मरीज के नाम पे किसी भी बड़ी फार्मा कंपनी को मनमानी नहीं करने देंगे, मोनोपोली नहीं होने देंगे। जेनेरिक में आने में उसे समय लग सकता है, लगभग 15-20 साल लग सकते हैं, लेकिन जो दवाई प्राइवेट कंपनी ने सालों साल मेहनत करके बनाई है उसकी भी जो रकम है उसको भी निर्धारित करने का काम सरकार करती है। लेकिन मैं यही बोलना चाहता हूँ कि कुछ जेनरिक मेडिसिन सच्ची में बहुत अच्छी काम करती है। अच्छा। मेरे खुद के पेशेंट्स में मैंने दे के रखा हुआ है। कुछ जेनरिक कंपनीज हैं जो बहुत ही ट्रस्टवर्दी है, जो अपने सारे लाइसेंसेस सही से क्लियर करती है और जो बहुत ही कम दाम में बहुत ही अच्छी दवाइयाँ बनाती है। इनफैक्ट उनमें से कुछ दवाई हम अपने चेम्बर में भी रखते हैं जिससे पेशेंट को कोई हैरेसमेंट ना फेस करना हो। सो अगर जेनरिक मेडिसिन एक ब्रांडेड मेडिसिन जितना अच्छा काम कर पा रही है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमेशा जेनरिक मेडिसिन को ही प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे कि हमारा एक यकीन होता है ना कि ब्रांडेड है इसे लेंगे तो हम ठीक ही हो जाएंगे, और एक जेनेरिक है हो सकता है इससे हम ठीक ना हो, क्योंकि बहुत सारे जेनरिक लोग वही बाइंडर्स की बात कर रहा था ना, अच्छे बाइंडर्स यूज ही नहीं करते, वो स्टार्च दे देते हैं जिससे साड़ियाँ बनती है, स्टार्च, नॉर्मल स्टार्च, भुट्टे का जो वो निकलता है स्टार्च, वो दे देते हैं पैरासीटामोल में। वो पेट में जैसे जाएगी पायखाना में वही निकलेगा, वो टैबलेट ही निकल जाएगा, तो शरीर में काम कैसे करेगा। ब्रांडेड में वही डिफरेंस है कि ब्रांडेड जाएगा, घुलेगा, मिलेगा, डेफिनेट काम तो होगा ही अच्छे से। अच्छा। लेकिन हाँ, वही जैसे मैंने बोला कि आजकल कुछ जेनरिक कंपनीज काम अच्छा कर रही है, कुछ ज्यादा नहीं, कुछ है अच्छी काम। आप एक डिजिटल जागरूकता में काफ़ी एक्टिव हैं। आज के समय में सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को
सही मेडिकल की जानकारी पहुंचाना कितना जरूरी है? देखिए, मेरा मकसद ये रील्स बनाने का एक ही था कि लोगों में जागरूकता फैले। हम्म, क्योंकि आजकल जो भी हमारे गांव में जितने भी निवासी है, चाहे वो इस्लामपुर हो, पोठिया हो, कहीं से भी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ जब मैं बीमार पड़ूंगा तभी मेरे को डॉक्टर दिखेगा। हम्म, उससे एक दूरी आ जाती है, एक डिस्टेंस आ जाता है, एक भरोसा करने में मुश्किल हो जाता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो किसी को बोल के नहीं आएंगी। उसके लिए सतर्क रहना पड़ेगा, हमेशा ढूंढना पड़ेगा, अरे ये तो नहीं हो सकता है। तो मैं वही देखता हूँ कि बहुत ऐसी चीजें हैं जो शायद बहुत आसानी से मरीज की मदद कर सकती थी, कुछ हम्म, कुछ चीजें। हम्म, जैसे कि अगर किसी का पेट खराब हो गया, हर गांव में मिलता है ओआरएस, हर हाँ, गांव में मिलता है। अब डॉक्टर के पास जाएंगे वो भी ओआरएस ही देगा। लेकिन क्या होता है कि पहले जो गांव का जो आदमी है, वो पहले गांव के डॉक्टर को दिखाता था। हम्म, जब उससे ठीक नहीं होता है तब किसी बड़े फार्मेसी से दवाई लेता है। उससे भी जब ठीक नहीं होता है तब जो पेशेंट पहले स्वस्थ था, अभी वही पेशेंट खराब हो के किसी डॉक्टर के पास लास्ट में दिखाना होता है। हम्म, तो हमारे पास तब सलाइन के अलावा या भारी महंगी एंटीबायोटिक्स देने के अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं। हम्म, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि हर छोटी मोटी चीज के लिए हम्म, शुरू में ही एक पेशेंट का इतना दूर जाना इस्लामपुर में बहुत मुश्किल काम है। आज अगर पेशेंट कोई लोधन से जा रहा है, उसको अलग से 2-2 घंटा, 2 घंटा जाने का 2 घंटा आने का निकालना ही पड़ेगा। हम्म, उसके बीच में जितना घंटा इलाज के लिए लगेगा वो अलग। अलग। तो उसका सारा दिन जा रहा है, तो वो भी यही समझता है कि पहले मैं यहाँ से दवाई देके देख लूं। हम्म, मेरा मकसद है कि अगर मेरे वजह से, अगर हम्म, मेरे एक 60 सेकंड के रील की वजह से अगर एक पेशेंट को समझ में आ जाए कि हाँ, ये बीमारी हो गई है, चलो ये करते हैं। हम्म, हाँ, ये इससे स्ट्रोक पता चल रहा है, चलो जल्दी से लेकर जाते हैं। ये हार्ट अटैक हो सकता है, हाँ वो मैंने देखा था वीडियो में। हम्म, अगर ये हो सके, मेरे एक 60 सेकंड के रील बनाने की वजह से यही मेरा मकसद है। इसमें जागरूकता छोड़ के हम और कोई काम नहीं करते हैं। और ये एक प्लेटफॉर्म भी होता है डायलॉग का। हम्म, बहुत बार होता है कि पेशेंट्स के डॉक्टर के प्रति क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो अच्छे क्वेश्चन हो सकता है कि वो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन हो ही सकते हैं। हम्म, लेकिन सिर्फ एक प्रश्न के लिए वो डॉक्टर से मिलने नहीं आएगा, लेकिन वो मेरे वीडियो के नीचे अपना डाउट जरूर लिख के जाएगा, हम्म, जो हम क्लियर कर सकते हैं। उससे एक 2 वे कम्युनिकेशन होता है। हम्म, सो मेरे को लगता है कि उससे आज नहीं तो नेक्स्ट 5 साल में जागरूकता उस लेवल तक बढ़ जाएगी कि जब एक पेशेंट बहुत सेटिस्फाइड रहेगा डायरेक्ट उस डॉक्टर से बात करने के लिए, रादर देन लोकल कोई हेल्प लेने से। डिप्रेशन को लेकर हम देख रहे हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। इसकी क्या वजह है और इससे बचा कैसे जा सकता है? देखिए, डिप्रेशन हमारे ज़माने में जब हम लोग छोटे थे तब डिप्रेशन को एक बीमारी नहीं माना जाता था। अच्छा। उसको चाहे सोसाइटी बोले या कुछ भी बोले, उस समय एक टॉन्ट होता था, वो लोग मजाक उड़ाते थे कि अरे डिप्रेशन क्या है। हम्म, लेकिन आज वैसा नहीं है। आज हमें पता है कि डिप्रेशन क्या बीमारी है, डिप्रेशन एक इंसान को कहाँ तक गिरा सकता है वो भी हम देख चुके हैं, हम्म, किस हद तक लेकर जा सकता है वो भी आज हमें डॉक्यूमेंटेड है। बड़ी बड़ी साइकाइट्री बुक्स में पूरे चैप्टर्स पे चैप्टर्स बने हुए हैं इस पे, डिप्रेशन को कैसे ठीक करें। हम्म, डिप्रेशन इतने तरीके के होते हैं, लेकिन डिप्रेशन का जो मूल कारण है वो यही होता है कि जब एक इंसान अंदर से जो करना चाहता है, शारीरिक कारण से नहीं कर पा रहा है ऐसा नहीं है, हम्म, लेकिन कुछ और चीज उसे रोक रही है उस जगह पे पहुंचने के लिए। अगर कोई इंसान कुछ करके कुछ अगर मन मन कर रहा है कि हाँ मैं अभी ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ, अंदर से कुछ एक होता है कि नहीं ये नहीं हो पाएगा तुझसे, ये नहीं हो पाएगा, क्या कर रहा है। दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सब दिमाग काम नहीं करता है, सुन जैसी आवाजें आने लगती है, और उससे इंसान इतना घबरा जाता है कि और फिर वो काम करने जाता ही नहीं है। हम्म, इसके पीछे एक मैं क्या बोलते हैं कि एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ इस चीज हम्म, के लिए। हाँ,
हमारा माइंड केपेबल है भारी से भारी काम करने का। हम माउंट एवरेस्ट भी जा चुके हैं, हम समुद्र की गहराइयों पे भी जा चुके हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हमारा शरीर नहीं कर सकता है। लेकिन कहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है, जिसे हम, एक मूवी था मुन्ना भाई, इसमें जिसमें बोला था केमिकल लोचा। हाँ, केमिकल लोचा। पूरा ही खेल केमिकल लोचा का है। ब्रेन में हमारे 4 केमिकल्स दौड़ते हैं, 4 ही केमिकल्स का ही काम है। जब कोई केमिकल बढ़ जाता है, दूसरा केमिकल कम हो जाता है तो हम खुश हो जाते हैं। जब वो दूसरा बढ़ जाता है, पहला वाला कम हो जाता है, हम खुश हो जाते, नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। हमारे सारे इमोशंस, हमारे सारा काम, हमारा सारा जो इमोशनल, जो या बोल सकते हैं साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट है हमारे काम करने का, वो उस केमिकल लोचे से ही बिगड़ता है। अब मान के चलते हैं कि एक घर में एक फायर अलार्म सिस्टम है। अब वो फायर अलार्म सिस्टम का काम क्या है कि घर में आग लग गई तो पानी गिरा दो, अलार्म बजा दो, सब कुछ जाग जाए, ये जाग जाए। लेकिन जो एंजाइटी और डिप्रेशन में जो काम करता है कि अगर मैं कोई छोटा मोटा भी काम कर तो भी वो अलार्म एक्टिवेट हो जाता है। मान लीजिए कि घर में दूध जल गया, उसमें अलार्म एक्टिवेट हो गया, तो क्या चलेगा? नहीं चलेगा। सही बात। तो यही होता है एंजाइटी और डिप्रेशन में। छोटी चीज जो शायद पहले ट्रिगर नहीं करती थी, एड्रेनलिन बोल के एक केमिकल को, केमिकल है, उसको रिलीज करे जा रही, करे जा रही, करे जा रही बिना किसी बात के। लेकिन इसका जो मूल कारण कोई एक इवेंट हो सकता है, कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई दिल दुखाने वाली चीज हो सकती है, कोई खराब चीज देख लिया, किसी का डेथ देख लिया या किसी का एक्सीडेंट देख लिया, कोई एक चीज ट्रिगर करता है। अच्छा। हमारे क्लिनिक में जो साइकाइट्रिस्ट आते हैं, वो लोगों का एक ही काम है, वो ट्रिगर को ढूंढना, कहाँ से शुरू हुआ था, और बैक ट्रैक करना उस दिन तक जब आप ठीक थे, जब आप वही काम बिना किसी टेंशन के कर लेते थे, वहां तक पीछे आना, और उसके बाद एक एक स्टेप आके जाना कि यहाँ तक मैं ठीक था, फिर ये चीज हो गया। तब हमें पता चलता है कि कोई एक मारपीट हुई थी, उसके बाद से अगर दूर से भी अगर कोई चिल्लाता है तो भी इंसान घबरा जाता है, जबकि घबराने की कोई बात नहीं, उसको लेके कोई बात भी नहीं कर रहा है। इसमें एक और बहुत बड़ी चीज जो आजकल हमें देखने को मिलती है, वो है पोस्टमार्टम डिप्रेशन। पोस्टमार्टम डिप्रेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, जो पहले तो शहरों में तो दिखती थी, लेकिन आजकल हमारे इस्लामपुर में भी दिखना शुरू हुई है। बिल्कुल। जैसे मैं पहले बोल रहा था कि इस्लामपुर एरिया का एक बहुत अच्छी चीज है कि यहाँ पे कम्युनिटी फीलिंग है। पूरा गांव एक साथ रहता है, पूरा सब कोई एक साथ। अगर किसी के घर में कोई अगर गर्भवती महिला है, गांव का हर एक इंसान घर में फल फ्रूट देकर जाता ही है। सब लोग उसे अपना ही मानते हैं, एकदम बढ़िया से काम करते हैं। अब 9 महीने उसको ये आदर मिला है, उसको ये सम्मान मिला है, उसको ये अटेंशन मिला है। उसको लग रहा है कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे लिए लोग खाना देकर जा रहे हैं, सास मेरे लिए खाना बना के ला रही है, माँ मेरे लिए खाना बना के ला रही है, पति मेरे को सिर्फ पैम्पर कर रहा है, ये मेरे को पैर दवाई दे रहा है। ये सब चीजें 9 महीने तक उस पेशेंट का एक हॉर्मोन्स एलिवेटेड रहते हैं। लेकिन जैसे ही डिलीवरी होती है, वो पूरा का पूरा अटेंशन, प्यार उस नवजात शिशु के प्रति चला जाता है। जो भी गांव से उस पेशेंट को देखने आ रहा है, उसकी नजर पहले बच्चे पे जाती है। शायद माँ से बात ना भी हो, माँ को दर्द भी हो रहा है, तब डिलीवरी के बाद दर्द रहता ही है। एक बहुत वेट गेन हो गया है, शायद पहले दिखने में अच्छी थी, अभी 11-12 किलो बढ़ गया है, तो शायद वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम हो जा रहा है। और जो अटेंशन उसे 9 महीने तक मिला है, वो अचानक से छिन जाता है। इसी चीज से एक ये चीज पनपती है जिसे हम बोलते हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन, जो कि जाहिर सी बात है। और इसका इलाज में एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि फैमिली थेरेपी, मतलब परिवार को हम यही सजेस्ट करते हैं, आप जितना टाइम नवजात शिशु को दे रहे, उतना ही टाइम आप उस माँ को भी दे जिसने इतना मेहनत किया है। क्योंकि डिलीवरी एक बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। नॉर्मल डिलीवरी कभी कभी तो 12-14 घंटे भी चलता है। 12-14 घंटे अगर कोई दर्द लेके अगर कोई डिलीवरी करता है, और उसके बाद वाले सेकंड में ही देख रहे हैं कि मैं अकेली हूँ, सब लोग बच्चे को लेके बिजी हो गए हैं, खराब तो लगेगा। बिल्कुल। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये
पहले मैं ये बोलूँगा कि पहले नहीं दिखाई देती थी इस्लामपुर में, लेकिन आजकल हाँ ये एक सीरियस इश्यू हो रहा है। यहाँ पे एक गर्ल चाइल्ड लेकर भी एक समस्या है कि बॉय चाइल्ड अगर होता है तो फैमिली ज़्यादा खुश दिखती है, गर्ल चाइल्ड होने से फैमिलीज उतनी खुश नहीं दिखती है। अगर मान लीजिए किसी एक महिला का ये थर्ड बच्चा है, अगर थर्ड बच्चा भी अगर एक गर्ल चाइल्ड होते हैं तो उस वो भी एक चीज़ ट्रिगर कर जाती है जो नहीं होना चाहिए। आजकल के दुनिया में कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आजकल बड़े से बड़े डॉक्टर्स हमारे फील्ड में डोमिनेट करते हैं महिलाएं, तो ये मैटर ही नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ आज भी गांव में ये चीज़ शायद मैटर करती है और वो भी एक कारण होता है एक डिप्रेशन का गांव में। ये मैं नहीं बोलूँगा कि शहर में आजकल इसका बहुत ही कम हो चुका है, लेकिन गांव में हाँ ये एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन रह ही जाता है। सोशल मीडिया भी तो एक मेजर कारण है शायद, मुझे लगता है कि डिप्रेशन होने की। बिल्कुल। अब देखिए जब भी जैसे मैंने बात किया कि नींद बहुत जरूरी है। हाँ। तो हम शायद ऐसे लोगों को लगता है कि नींद मतलब शट डाउन करना, जैसे कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं, हाँ भाई थोड़ा ठंडा हो जा, कल फिर से चलाऊंगा। लेकिन हमारा ब्रेन वैसा है नहीं। हमारा ब्रेन नींद में भी काम करता है। हमारा ब्रेन, अगर आप एक ईईजी करके देखेंगे, ईईजी जो ब्रेन का तारे लगी होती है, उससे हमें दिखते हैं कि ब्रेन में क्या क्या सिग्नल्स जा रहे हैं सोते वक्त। पॉलीसोमनोग्राफी बोलते हैं, ईईजी बोलते हैं उसको। उसमें हमें दिखता है कि सोते वक्त भी हमारा ब्रेन काम करता है, एक्टिव रहता है। तो क्या काम करता है? जो आप सारा दिन में देखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, वो सब चीज़ों को वो बैठ के समझता है। क्या क्या चीज़ मेरे को रखनी है वो चीज़ रखता है, जो जो चीज़ें नहीं रखनी है वो फेंक देता है। अभी अगर आप रात भर अगर सोशल मीडिया अगर आप देखते रहेंगे, अगर आपका स्क्रीन टाइम जो आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर स्क्रीन टाइम आपका 6 घंटे से ज़्यादा हो रहा है दिन में, तो आपका जो केमिकल डिसबैलेंस ब्रेन में है वो तो बिगड़ता है ही। आपका नींद भी कम होता है। नींद अगर आपका कम होगा तो आपका जो ब्रेन है वो आपका जो आपने सारा दिन में किया है उस चीज़ को इकट्ठा नहीं कर पाएगा, उस चीज़ को अच्छे से गुछा नहीं पाएगा, क्या क्या चीज़ें रखना है नहीं रख पाएगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। और जैसे ये नहीं होगा, अगले दिन अगर आप सुबह को हर दिन सुबह को उठ के अरे मेरी चाबी कहाँ थी, अरे मेरा चश्मा कहाँ था, अरे ये कहाँ था, अगर हर दिन सुबह को उठ के अगर ये एक रह ही जाएगा कि हाँ मैं चीज़ें भूल रहा हूँ, अरे वो करना था वो क्यों नहीं कर पाया, वहाँ पे जाना था अरे उससे मिलना था नहीं मिल पाया, अगर बार बार ये चीज़ होती रहेंगी तो फिर तो डिप्रेशन का एक कारण होगा ही। नींद कंप्लीट करना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि नींद में भी हमारा दिमाग काम करता है। सर मैंने देखा है कि क्या होता है कि हम अभी ऐसा इस दौर में जी रहे हैं कि बिना फ़ोन के अगर हमें बाथरूम भी जाना पड़े तो नहीं जा सकते, है ना सर? ये एक रियलिटी है। तो जब हम इतना कुछ कर रहे हैं, अब अगर हमें सोने जाना पड़ता है, जब हम सोते भी हैं तभी हमें फ़ोन देखना पड़ता, तब नींद आती है, आती ही नहीं उससे पहले। चीज़ें ऐसी कुछ है जिससे कि हम उसे छोड़ सके, एडिक्शन ख़त्म कर सके फ़ोन का। जैसा आपने एकदम ठीक वर्ड यूज़ किया, ये एक एडिक्शन है। हाँ। और जब क्योंकि ये एक एडिक्शन है, ये एक नशा है, तो जैसे बाकी नशा होते हैं, जैसे सिगरेट का, दारू का, उसी की तरह इसको टैकल करना ही पड़ेगा। आपको पहले समझना पड़ेगा कि आप एडिक्टेड है। जब भी हम मानना है, हम जब हमारे यहाँ पे कोई भी एडिक्ट आता है, चाहे वो स्मोकिंग एडिक्ट हो या कोई अल्कोहल एडिक्ट हो, हम उसे सबसे पहले उसको कन्विंस करना ही सबसे मुश्किल काम है कि आप एडिक्टेड है। तो सबसे पहला काम यही है कि आपको अपने आप से बोलना पड़ेगा कि आप एडिक्टेड है और आपको इसका इलाज चाहिए। अब देखिए इलाज बहुत ही सिंपल है, लेकिन सिंपल नहीं भी है। इसका इलाज सबको पता है, लेकिन किसी से वो होता नहीं है। क्योंकि देखिए रात को नींद नहीं आई, चलो थोड़े से रील्स देख लेते हैं, नींद तो आ ही जाएगी। इससे एक बहुत ही शुरू में तो कुछ फर्क समझ में नहीं आता है, लेकिन नींद में एक पीनियल ग्लैंड बोल के हमारे दिमाग के अंदर एक ग्लैंड है,
वो काम करता है, हम्म, जो एक हार्मोन निकालता है मेलाटोनिन बोलते हैं। तो मेलाटोनिन जो है वो एक बहुत ज़रूरी हार्मोन है। हमारा सारा काम, हमारा जो मूड है, हमारा जो स्लीप साइकिल है, हमारा जो सर्काडियन रिदम जैसे हम बोलते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए, हम्म, अगर वो मेलाटोनिन अगर ऊपर नीचे होता है, क्यों होगा? अगर हमारी आंखों की रोशनी में लाइट अगर जाएगी तो पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन नहीं छोड़ेगा। हम्म, तो अगर आप सारा रात देखते ही रहेंगे तो पीनियल ग्लैंड अपना काम नहीं करेगा, मेलाटोनिन नहीं छोड़ेगा। वो ओ, सिर्फ तभी छोड़ेगा जब आप सोएंगे, जब अंधेरा होगा तभी पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन छोड़ेगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि खुद की साइकोलॉजिकल बेहतरी के लिए, हम्म, कि नींद चाहे आए ना आए, लेकिन उसका इलाज मोबाइल तो नहीं, रात हम्म, को मोबाइल देखना या स्क्रीन टाइम करना तो नहीं। सो मैं यही बोलूंगा कि सबसे पहले आप बीमारी को समझिए, इस चीज को हल्के में ना लें। पहले आप समझिए कि एक बीमारी है, हम्म। ये एक नशा है, ये नया नशा है, इसलिए शायद लोग इससे अभी तक परेशान नहीं हुए। लेकिन आगे वाले दिनों में लोग और भी समझेंगे कि इसके क्या क्या बुरे चीजें। क्लिनिक के बाहर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभा रहे हैं, और हमने सुना है कि आप फ्री मेडिकल कैंप और ब्लड डोनेशन करवाते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, और यहाँ तक कि उन गरीबों के लिए सुपर स्पेशलिस्ट को भी यहाँ लाते हैं जो इलाज के लिए सिलीगुड़ी आना जाना नहीं कर सकते। अनिंद्य राय मेमोरियल फाउंडेशन के आप डायरेक्टर भी हैं और जेमिकॉन क्लिनिक के फाउंडर भी हैं। इस शानदार पहल के बारे में कुछ बताइए। देखिए, जब भी कोई इस्लामपुर या पोठिया का कोई मजदूर हम्म, शिलीगुड़ी जाता है एक सुपर स्पेशलिस्ट से दिखाने के लिए, हम्म, तो सिर्फ उसका बस भाड़ा, वहाँ के डॉक्टर की विजिट सिर्फ नहीं रहती है, हम्म, उसके साथ एक और इंसान को भी जाना पड़ता है। उसका भी खाने पीने का, उसका भी रहने रहने का जो खर्चा होता है वो तो रहता ही है। हम्म, उसके साथ जो उसकी दिहाड़ी है वो भी मार खा जाती है। हम्म, तो जेमिकॉन क्लिनिक मेरा एक फिलॉसफी है, हम्म, जिसके अंदर काम एक ही है कि जो जो डॉक्टर्स मेरा जिनसे परिचय है, जो जो मेरे ही सीनियर्स हैं जिन्होंने सुपर स्पेशलिटी कर रखी है, उन हर एक सुपर स्पेशलिस्ट को इस्लामपुर लेकर आना। हम्म, सिर्फ इस्लामपुर लेकर आना ही नहीं, वो लोग जो शिलीगुड़ी में लगभग 1200 रुपये विजिट चार्ज करते हैं, जस्ट बिकॉज हमारे इस्लामपुर के पेशेंट के ऑनर में, हमारे ऑनर में हम्म, वही वो लोग सब्सिडाइज करके 700 रुपये में देखते हैं। इससे हमारे गरीब पेशेंट को भी मेहनत, बहुत बहुत आराम मिलता है, हम्म, और उनको सारा दिन का जो खर्चा है वो भी नहीं देना पड़ता है। टाइमिंग्स वैसे ही रखता हूँ जिससे कि सुबह उनकी दिहाड़ी वेस्ट ना जाए। हम्म, आराम से सुबह से वो लोग काम कर सकते हैं, अपना खेती बाड़ी का काम करे, दिहाड़ी का काम करे, सब कुछ करके दोपहर को खाना वाना करके 3 बजे आके डॉक्टर दिखा के दे चले जाए। हम्म, ये मेरी एक फिलॉसफी था, क्योंकि जब मैं इस्लामपुर में आया था 2020 में, तब इस चीज़ का एक बहुत बड़ा शॉर्टेज था कि हमारे पास सुपर स्पेशलिस्ट नहीं है। सो शायद महीने के 29 दिन तो मैं देख ही रहा हूँ, लेकिन अगर एक दिन अगर वो डॉक्टर आ जाता है तो हम्म, हमारे पेशेंट्स को और भी ज़्यादा गाइडेंस मिलता है और बेटर ट्रीटमेंट मिलता है। यही पहल करते करते आज हम न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, साइकाइट्री, ऑर्थोपेडिक्स हम्म, लेकर आ पाए हैं इस्लामपुर में। अच्छा। अब जहाँ तक रही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, हम्म, मेरे लेट फादर भी चैरिटी में बिलीव करते थे। उनके नाम पे ही मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम्म, हम एक फ्री कैंप जितना हमसे हो सके हम करते हैं। लेकिन उसके अलावा भी जो जो हम काम कोशिश करते हैं एक टाई अप के हिसाब से कर सके, जिससे हमारे इस्लामपुर के पेशेंट्स को सुविधाएं मिले। हम्म, जैसे कि अनिंद्य राय मेमोरियल फाउंडेशन डे हर साल 25 जनवरी को लगभग 250 से 300 पेशेंट को परिसेवा देता है। सिर्फ डॉक्टर्स की नहीं, टेस्ट्स होते हैं फ्री हम्म, में, पीसीजी होते हैं, उनका दवाइयाँ उनको दी जाती है 5 दिन की, जिससे कि उनका इलाज हो सके। हम्म, उसके साथ साथ हम वॉलंटरी ब्लड डोनेशन भी कराते हैं। ये तो रही नॉर्मल जो हम लोग फाउंडेशन डे पे जो हम करते हैं। इसके अलावा हर महीने हम्म, हमारा टाई अप है होप एंड हील कैंसर हॉस्पिटल के साथ। अच्छा। वो लोग आते हैं हर महीने कैंसर पेशेंट देखने के लिए हमारे इस
इस्लामपुर में, अच्छा। और हम कोशिश करते हैं कि उनको कोई विजिट ना देना पड़े। तो उनको, ये जो बड़े डॉक्टर्स जो आ रहे हैं हमारे इस्लामपुर पोठिया के पेशेंट्स को, कोई विजिट नहीं देना पड़ता है कैंसर रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम के लिए। कैंसर पेशेंट्स के लिए हमारा टाई अप हो रखा है होप एंड हील कैंसर हॉस्पिटल शिलीगुड़ी के साथ, जो अपने ऑन्कोलॉजिस्ट भेजते हैं हर महीने हमारे कैंसर पेशेंट्स, इस्लामपुर के कैंसर पेशेंट्स को बिना किसी विजिट के देखने के लिए। और अगर कभी जानना हो कि कब आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, आप किसी भी वक्त दिए गए नंबर्स पे आप जान सकते हैं कि कब ये फैसिलिटी अवेलेबल है। कैंसर का तो कैंप रहता ही है, उसके साथ साथ इंदिरा आईवीएफ इनफर्टिलिटी का कैंप करती है हमारे अच्छा। यहाँ, जिसमें जिन लोगों को बच्चे नहीं हो पा रहे हैं उनका ट्रीटमेंट ताकि हो सके, क्योंकि इन सब चीज़ों में एक स्टिग्मा रहता है, हाँ। एक शर्म रहती है, लोग नहीं आना चाहते हैं, उतना दूर जाके नहीं आना चाहते। उनके लिए एक अलग दिन रखा गया है बिना किसी विजिट के कि वो आए और वो अपनी परेशानियां बताए। बहुत चीज़ें तो दवाइयों से ही हो जाती है, बहुत चीज़ों के लिए तो बड़े बड़े इलाज भी नहीं लगते हैं। सो ये सब चीज़ें हमने बिना किसी चार्ज के रखा हुआ है। उसके साथ साथ 2 टेस्ट हमारे यहाँ पे बिना किसी चार्ज के किए जाते हैं, हर महीने हम कैंप रखते हैं। सबसे पहला जो इस्लामपुर में एक बहुत ही ज़्यादा मैं देख रहा हूँ एक बीमारी फैटी लिवर बोल के, हाँ। उसको पकड़ने के लिए हम लोग एक फाइब्रोस्कैन कैंप हर महीने करते हैं विद टाई अप विद जाइडस फार्मा। एक फाइब्रोस्कैन टेस्ट लगभग 3,000 का पड़ता है, और वो मशीन यहाँ पे है भी नहीं, शिलीगुड़ी जाके 3,000 रुपये खर्चा करके करना पड़ता है। वो हम सारा महीना पेशेंट को अक्यूमुलेट करके महीने में एक दिन हम लोग फ्री में फाइब्रोस्कैन कराते हैं। अच्छा। दूसरा जो मैंने देखा इस्लामपुर में महिलाओं में स्पेशली कैल्शियम की बहुत कमी है। बिल्कुल। तो अभी हड्डियों के अंदर कैल्शियम है कि नहीं है, मान लीजिए एक पिलर है घर का, अगर पिलर में सीमेंट चिप्स ही कमी होगी तो वो घर नहीं टिक पाएगा। तो उसी को पकड़ने के लिए बोन मिनरल डेंसिटी बोल के एक टेस्ट होता है जो लगभग 1,000 रुपए का होता है, लेकिन महीने में एक दिन सन फार्मा के साथ हमारा टाई अप होके हम लोग उसको बिना किसी प्राइस में इस्लामपुर के पेशेंट्स को दे पाते हैं। अच्छा। इस महीने बायो बोन मिनरल डेंसिटी 15 तारीख को है और फाइब्रोस्कैन 18 तारीख को है, और अगले महीने की जानकारी भी आप कभी भी ले सकते हैं दिए गए नंबर पर। तो ये मैं समझता हूँ कि ये चीज़ मैं फ्री नहीं बोलूँगा, ये एक जिम्मेदारी है। जब हमारा सारा काम यहाँ पे है, पेशेंट हमारे पे इतना भरोसा करता है, और जब हमारे पास वो कांटेक्ट है कि हम कंपनी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, कंपनी मेरे से मिलने आती है, तो मैं ही उनसे पूछता हूँ कि हम और क्या कर सकते हैं, हम अपने लोगों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। फिर हम एक टाई अप में आते हैं, और टाई अप में आने के बाद ही हम लोग ये फैसिलिटी दे सकते हैं। वो 2 टेस्ट जो आपने बताई, एक लीवर वाला और दूसरा हड्डियों वाला कैल्शियम वाला, ये दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं, महीने के एक दिन होता है। अच्छा। अगर आप कैंसर पेशेंट हैं और आप समझ रहे हैं कि मेरे को इलाज के लिए फिर से दौड़ के शिलीगुड़ी ही जाना पड़ेगा, आज वो ज़रूरत नहीं है। आज होप एंड हील कैंसर हॉस्पिटल के साथ जेमिकॉन क्लिनिक इस्लामपुर का टाई अप है, जहाँ पे महीने में वो अपने ऑन्कोलॉजिस्ट भेजते हैं और हमारे कैंसर पेशेंट्स बिना किसी विजिट देके उनसे परामर्श ले सकते हैं। इससे जो पता चलता है कि बिना उतने दूर जाके उस पेशेंट को इतना पता चलेगा कि आगे क्या करना है, आगे का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या है, और उस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तक पहुंचने के लिए हमें और क्या क्या चीज़ें करनी है। सो ये एक मेरा पहले से एक इच्छा था कि कैंसर पेशेंट्स के लिए कुछ एक किया जाए इस्लामपुर में। एक मिथ जो बहुत ज़्यादा हमारे इधर है ब्लड डोनेशन को लेकर, कि ब्लड देने से कमज़ोर हो जाए, चक्कर आने लगेगा, सर दर्द रहेगा, इस तरह के बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है ब्लड डोनेशन को लेकर। आप एक डॉक्टर हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसलिए हम लोग वॉलंटियर ब्लड डोनेशन में भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि मेरे को पहले तो लोगों से वो डर भगाना है कि इससे आप कमज़ोर पड़ जाएंगे या हो जाएगा। जैसे आप जानते हैं कि आपके शरीर में इस समय कितना खून है? 5 लीटर के करीब खून है। एक अडल्ट मेल में 5 लीटर जितना खून रहता है, और एक अडल्ट फीमेल में लगभग 3 से 3.5 लीटर खून रहता है।
और ब्लड डोनेशन में कितना खून लेते हैं? 450 ml से वो 300। पहले था, अभी 350 कर अभी दिया। 350 हो गया है ना। अभी 350 ml लेते हैं, तो 350 ml एक अडल्ट मेल का हम्म 10% भी नहीं है। और हमारा जो बोन मैरो है, जो हम्म ब्लड बनाता है, हम्म लगभग कोई भी अगर ब्लड हमारे शरीर से निकल जाता है, 1 हफ्ते के अंदर वो ब्लड पूरा कर देता एक है, हफ्ते 1 हफ्ते में। इनफैक्ट 24 घंटे के अंदर ब्लड आना शुरू भी हो जाता अच्छा। है। यही हम चीज समझाने का कोशिश करते हैं कि आप जो ब्लड दे रहे हैं, हम्म वो ऐसा नहीं है कि खत्म हो जा रहा है आपके शरीर से। आपका जो बोन मैरो है, हम्म बचपन से वो खून बनाया ही जा रहा है, बनाए जा रहे हैं। और अगले 1 हफ्ते के अंदर आपने जितना डोनेट किया, वो सब का सब वापस आ जाएगा।